हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज तो हम फेस स्कैन आज पास में नहीं है, तो ऐसे हम वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो कल की जो हमने वीडियो की थी तो बहुत सारे बच्चों ने नीचे कमेंट एक किया था, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला था प्री क्योर के बारे में। अब देखो, जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, हमने बहुत टाइम से प्री क्योर का इनिशिएटिव चलाया। बहुत बच्चों ने उसको पसंद भी किया और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किए इसके ऊपर। तो अब हम उसको नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं। ठीक है। तो एज सच अगर आपके अंदर मैं अगर बोलूं कि प्री क्योर के अंदर आपको क्या क्या मिलता था। प्री क्योर के अंदर आपको वीकली कंपाइलेशन मिलती थी। ठीक है। तो आपको पूरे वीक का एक सब्जेक्ट वाइज मिलता था, लेकिन ये अभी भी रहेगा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने प्री क्योर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आपको जो वीकली कंपाइलेशन होगी, हमारी जो पीडीएफ होगी, वो पूरी सब्जेक्ट वाइज रहेगी। अब बात करता हूँ कि हमने ये वाला जो इनिशिएटिव है डीएनडी का, ये क्यों स्टार्ट किया। जो डीएनडी का इनिशिएटिव स्टार्ट करने के पीछे जो पर्पस है, वो बेसिकली यूपीएससी के अगर आप लास्ट 2 साल के पेपर देखोगे, 2019 एंड 2020, दोनों पेपर में अंदर और उससे पहले 2018, 17, 16 और उससे पहले वाले जो यूपीएससी के प्री के एग्ज़ाम थे, पेपर थे और मेंस के स्पेशली, इन दोनों के अंदर एक चीज़ कॉमन थी, वो थी इंटरलिंकेज। इंटरलिंकेज अगर जैसे मैं बात करूं कि पहले हम ज़्यादातर जो क्वेश्चन पढ़ते थे, जैसे कोरल रीफ है, कोरल रीफ को हम जो टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो हम उसको उसी हिसाब से पढ़ते थे कि हाँ ठीक है, ये पेपर 3 के अंदर एनवायरनमेंट के अंदर आएगा, लेकिन यूपीएससी ने पेपर 1 के अंदर डाल दिया। देन हमने मैंग्रोव्स को भी बहुत बार ऐसे ही पढ़ा है। ठीक है। और वो भी हमने सोचा था कि ठीक है, ये यूपीएससी के अंदर पेपर 3 के अंदर आएगा, लेकिन पेपर 1 के अंदर आया। तो बहुत सारे अगर आप प्री के क्वेश्चन दोबारा देखोगे लास्ट 2 साल के, तो आपको एक चीज़ कॉमन आएगी कि यार, अब जो सब्जेक्ट वाइज सेग्रीगेशन थी वो इतनी नहीं है जितनी पहले थी। पहले सब्जेक्ट वाइज बहुत ज़्यादा सेग्रीगेशन होती थी। अब यूपीएससी क्या करती है, एक क्वेश्चन उठाती है, उसके फर्स्ट स्टेटमेंट किसी जैसे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, सेकंड स्टेटमेंट ज्योग्राफी से रिलेटेड है, थर्ड स्टेटमेंट साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, या ऐसे इकोनॉमी से एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और एक आधी स्टेटमेंट उसमें यूपीएससी ने ज्योग्राफी से रिलेटेड डाल दी और दूसरी स्टेटमेंट उसने इकोनॉमी से रिलेटेड डाल दी। तो पर्पस क्या है। अब अगर हम बात करें कि आज के अगर मैं बात करूं आज के टाइम पे ऊपर, अगर आपने अच्छा रैंक लेना है, अगर आपने प्री आप सोच रहे हो कि हमने प्री क्लियर करना है, तो उसमें आपको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि आपके पास जो कंफर्ट जोन थी कि हमारा प्री क्योर है, आपको वीकली एनालिसिस मिलता था। कंफर्ट जोन से बाहर हम कैसे आएंगे, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आने का मतलब है आपने 5 से 10 क्वेश्चन जो यूपीएससी प्री के अंदर, वो आप क्रैक कर पाओगे अगर आपको इंटर लिंकेज का कंसेप्ट आ गया। देखो, अगर आप वीडियो देखोगे, 1 हफ्ता 10 दिन वीडियो देखोगे, तो आपको वो इंटर लिंकेज और हिडन इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट देखो, कंटेंट आपने हमारी साइड के ऊपर देखते हो या किसी और की साइड के ऊपर देखते हो। कंटेंट के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आपने कंटेंट पढ़ लिया और एग्ज़ाम, अगर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं हमने पढ़ा भी है बहुत सारा, लेकिन तब भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा। उसका रीज़न आता है कि उन्हें याद तो है सारा, लेकिन अब यूपीएससी वैसे क्वेश्चन पूछती नहीं। यूपीएससी 2 चीज़ के ऊपर रिलाई कर रही है 2019 और 20 से। वो कौन-सी चीज़ें हैं 2? एक तो वो यूपीएससी ये चाहती है कि बच्चे को इंटरलिंकेज आए, सेकंड है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आए, ठीक है? और थर्ड एक और चीज़ कि बच्चे का ऐसा एटीट्यूड हो कि उसको पता चले, जब कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ता है उसको पता चले कि साइड टॉपिक क्या है। अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देखोगे तो यूपीएससी अब साइड टॉपिक के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने इस साल ही आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, जो मेंस के अंदर यूपीएससी के अंदर आया था, जिसके अंदर उन्होंने राज्यसभा के बारे में पूछा था। पूरा साल राज्यसभा का क्रिटिसिज्म चल रहा था क्योंकि जो अपोजिशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है, और जो गवर्नमेंट है वो राज्यसभा को बाईपास करती है और बहुत सारे बिल ऐसे पास कर देती है। ठीक है। अब जो पूरी न्यूज़पेपर के अंदर और पूरे जो डिफरेंट मटेरियल के अंदर क्या आ रहा था कि राज्यसभा क्रिटिसिज्म, लेकिन यूपीएससी ने ये पूछा कि राज्यसभा की कंट्रीब्यूशन क्या है, उसने उसके ओपोजिट पूछ लिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको इंटरलिंकेज आ गई, एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा मत सोचना कि हाँ, जो हमें पढ़ा दिया वो इनफ है।
आपको इंटरलिंकेज आती है। आपको अगर हिडन मटेरियल का पता है कि हिडन कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो आपके ब्रेन के अंदर वो ब्रेनस्टॉर्मिंग अपने आप वो स्टार्ट हो जाती है और आपको पता चलता है कि यार इसके रिलेटेड और भी बहुत से टॉपिक कर लें। ठीक है, तो उसी के लिए हमने ये स्टार्ट किया था। 2019-20 को ध्यान में रखते हुए हमने ये इनिशिएटिव एक नया स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमारा जो मेजर फोकस कंटेंट तो है ही है, उसके अलावा जो हमारा मेजर फोकस है वो हिडन इन्फॉर्मेशन कैसे निकालनी है, और सेकेंड जो इंटरलिंकेज कैसे करनी है, तो वो रहेगा। ठीक है, और संडे को आपको पता है कि जैसे जितने एडिटोरियल आए हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा इनिशिएटिव था। और इस बार इसमें हम जैसे जीएस 1 और 3 के अंदर जो मेजर इश्यूज है वो डिस्कस करेंगे। कल से हम इसको और ज़्यादा एक अगले लेवल पे ऊपर लेके जाएंगे। यहाँ पे हम छोटे छोटे टॉपिक वो भी उठा के 2 मिनट सीरीज़ भी है हमारी, वहाँ पे भी चलते हैं और यहाँ पे भी उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और डिफरेंट टाइप के ऊपर क्वेश्चन जो मैं फ्रेम करता हूँ, जैसे हम कोई भी टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो क्वेश्चन के ऊपर आपने ध्यान देना, यही एक एसेंस है इस वीडियो को देखने का। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी बच्चों ने बहुत सारी प्रिपरेशन की हुई है, सभी बच्चों ने मटेरियल को बिल्कुल याद है उन्हें, जो नोट्स बनाए हुए हैं, लेकिन तब भी सिलेक्शन होनी ना होनी वो एक और अभी जो एक कहते हैं ना करेक्टर, वो करेक्टर क्या है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रखते हुए हमने ये स्टार्ट किया था कि डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन हो और टॉपिक उठाएं और बच्चे से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे उनको हैंडल करना है और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कैसे यूपीएससी पूछ सकती है। देखो यूपीएससी के अंदर भी जो एग्जाम में क्वेश्चन डालता है वो भी यही सोचता है। उन्होंने यूपीएससी ने ये कर दिया है कि अब कि जो बच्चा सीधा मटेरियल आया और उसको पीडीएफ को पूरा रट गया, और उसके यूपीएससी ये चाहती है कि ये सिस्टम ख़त्म हो। वही स्टूडेंट आगे आए जो वाकई में जिसको ग्राउंड रियलिटी के बारे में और कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में पता है। तो इसीलिए हमने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया। इस इनिशिएटिव के अंदर एक और चीज़ हम नई लेके आए हैं आज जोड़िए। जैसे ये टॉपिक है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट जब हम करेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर क्या रहेगा हमारा, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमें आपको जैसे ये मैंने सीबीडीआर के बारे में बोल दिया कि सीबीडीआर क्या है, एनडीसी क्या है, इंडिया के बारे में, ये मैंने 3 हेडिंग दे दिया और स्पेस छोड़ दी। ये ऐसा हमने अभी से स्टार्ट किया। ये आपको पूरी जो वर्कशीट है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप डाउनलोड करो, इसको एज ए सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हो। जैसे मैंने जो पढ़ाया है, ये आपको सिर्फ प्री का, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्री का ही लिखना है। 1 वर्ड लिखना है, 1 वर्ड। ठीक है, ज़्यादा इसके अंदर डिटेल नहीं लिखनी। देखो दूसरे नोट्स तो आपके जो नोटबुक के ऊपर रहेंगे। ठीक है, आपकी नोटबुक के ऊपर पूरे नोट्स रहेंगे। इशू क्या होता है यूपीएससी के अंदर, यूपीएससी के अंदर जो मेजॉरिटी स्टूडेंट जिसको हम बोलते हैं एवरेज, जो बिल्कुल एक कट ऑफ से, ठीक है, कट ऑफ से बिल्कुल नीचे होते हैं, 5 से लेके 10 नंबर, ये स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिनकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो ठीक ठाक होती है, लेकिन जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है उसकी वजह से ये उसको इतना याद नहीं कर पाते, क्योंकि बाय द टाइम जब आप एग्ज़ाम से बिल्कुल पहले जाओगे तो आप 1 वीक पहले देखोगे आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपने कंसेप्ट आपको 1-2 बार पढ़ने से याद हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के आप अंदर कन्फ्यूज़ हो जाते हो, यार ये इसकी बॉडी का नाम क्या, ये स्टैट्यूटरी थी या कॉन्स्टिट्यूशनल थी, क्योंकि बॉडीज़ बहुत होती हैं। तो इसीलिए हमने ये ऐसा फॉर्मेट बनाया। तो यहाँ पे आपने सिर्फ सिंगल वर्ड लिखना है, फैक्चुअल वर्ड, ताकि आपको याद रहे। एग्ज़ाम से पहले ये ऑटोमेटिकली अभी अपडेट हो जाएगा, आपका साथ साथ में बनता जाएगा। एग्ज़ाम से पहले आपने 3-4 दिन पहले इसको सिर्फ पढ़ना है 2-3 बार, ये अलग से हो जाएगा। और जो आपकी इन्फॉर्मेशन दूसरी जो कंसेप्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपकी नोटबुक के ऊपर रहेगी। उसको आप एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले अगर छोड़ भी देंगे तो आपको कंसेप्ट तो सारे याद रहेंगे। उस टाइम पे सिर्फ इसी को पढ़ना है आपने, ताकि आपको जो 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर थोड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यूपीएससी की पूछी जाती है, वो आपके 5 से 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके मिस ना हो, गलत ना हो। उसी से ही सिलेक्शन होती है, क्योंकि आपको पता है मार्जिन बहुत कम है। तो हम एक एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं आपके कन्वीनियंस के लिए। ठीक है, तो इसको आप एज ए सॉफ्ट कॉपी लेके कंप्यूटर से 1 वर्ड भी टाइप कर सकते हो। मैं साथ साथ में बताता जाऊँगा कैसे कैसे टाइप कर आपने लिखना है। 1-2 बार आप फिर आपको पता चल जाएगा। आप इसको डाउनलोड करके इसकी हार्ड कॉपी लेके और पेन से भी लिख सकते हो।
यहाँ पे एक और मैंने छोड़ा है, यहाँ पे आप अपडेट जो आगे विद द टाइम जो भी अपडेशन होगी, यहाँ पे 1 वर्ड आपने वो ऐड कर देना है, ताकि आपके ये बिल्कुल ही प्री के लिए क्विक रिवीजन के लिए नोट्स बन जाएं और इसके अलावा आपको कुछ और काम करना ना पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो ये पेपर 1 के अंदर जो एंशियंट चर्च के बारे में बात की गई है, तो इसको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर है क्या, सेंचुरी ओल्ड चर्च है जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च। एज सच आपको ये एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही रेयर है इन्फॉर्मेशन कि यूपीएससी ये पूछे। आजकल ये क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप न्यूज़पेपर या कहीं पे पढ़ोगे ऑर्थोडॉक्स चर्च के बारे में बात की गई है, नेशनल हाईवे को वाइड करना है, उसी के चक्कर में इसको डिमोलिशन हो रही थी। ठीक है, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया। ये तो हो गया, आपने करंट अफेयर पढ़ लिया एक बिल्कुल इजी सा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है हमने एक नेशनल हाईवे को वाइड कर रहे हैं, ये ज़रूरत नहीं 66 कहाँ है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसे ही है। लेकिन जो यूपीएससी अब हिडन इन्फॉर्मेशन क्या है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ोगे आप ज़्यादा से ज़्यादा। दूसरी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ोगे कि ठीक है हमने पढ़ लिया कि 47 म्यूरल्स हैं वहाँ पे, और जितनी भी पेंटिंग्स हैं उनके बारे में आपने ये याद नहीं रखना, ये आपने कुछ याद नहीं रखना क्योंकि ये बहुत सारी हैं। लेकिन यूपीएससी आपको अगर इनमें से सिर्फ एक बार पढ़ोगे तो ये नाम इनके ऐसे हैं कि आपको ऐसे ही याद रहेगी कि हाँ ये हमने उस टाइम पे केरला के इशू आया था उस टाइम पे पढ़ी थी। क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि यूपीएससी इसी में से आपको ऑप्शन दे दे, नहीं, इसी में से एक दो के नाम आएंगे आपको स्टेटमेंट के अंदर यूपीएससी डालती है, और उसके बाद आपको पूछा जाएगा क्या कौन सी स्टेट के अंदर है, यहाँ ऐसा कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन गया। लेकिन हम बात कर रहे हैं अब हिडन क्वेश्चन क्या है। हिडन क्वेश्चन इसके अंदर ये है कि जो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, तो ये डिक्लेयर तो कर दी इसने, लेकिन कैसे, हाउ। ठीक है, क्या कोई उसका क्राइटेरिया आता है जिसके थ्रू हम मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस डिक्लेयर करते हैं, वही हमने हमारे लिए एक हिडन टॉपिक है, और वही हमारे लिए एक रैंक लेने के लिए एक एज है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप लोग क्या करते हो, जब आप पढ़ते हो तो आप पूरा सेंटेंस लिखते हो, नहीं, याद रखना हमेशा कोई भी बॉडी पढ़ो एक तो उसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, आपकी एक दो स्टेटमेंट यहीं से निकल जाती हैं और आपका आंसर निकल जाता है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ मार्क्स चाहिए। आपने यहाँ पे कोई पीएचडी नहीं करनी, आपको सिर्फ रैंक निकालना है। आपके दिमाग में ये 24 घंटे होना चाहिए कि मुझे यूपीएससी के अंदर रैंक लेना है। सेकेंड, ये फाउंड किसने की थी, अलेक्जेंडर कनिंघम में। ये आपने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, देखो वहाँ से। ठीक है, तो वहाँ पे हो गया, उसको हम फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोलते हैं। देन इसका काम क्या है, कंजर्वेशन एंड मेंटेनेंस। जितनी भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम क्या करता है, जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी मेंटेनेंस करता है। ठीक है, अब दूसरा, ये सक्सेसर थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया। अब आपने ये मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर पढ़ी है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसको और इसको जब यहाँ पे नोट्स लिखोगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में, जो भी आपने मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इन्फॉर्मेशन अगर लिखी है, ठीक है, अदरवाइज इसको आपने वर्कशीट के अंदर लिख लेना है कि ये इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट यहाँ कौन था। ठीक है, ये हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब इतने से हमारे 2-3 क्वेश्चन देखो एक ही बॉडी से निकल गए। तो अगर यूपीएससी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछती है तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्या होती है, आर्कियोलॉजिकल साइट एंड मेंस एक्ट जो 1958 है वो एक डेफिनेशन देता है। क्या डेफिनेशन देता है वो, कि कोई भी, ठीक है, कोई भी अपनी स्ट्रक्चर हो या मॉन्यूमेंट हो, ठीक है, मोनोलिथ हो, जो 100 साल से पुरानी हो और 100 साल से कम पुरानी ना हो, ठीक है, तो उसको ये डिक्लेयर करता है मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ये तो इसकी डेफिनेशन होगी। और क्या क्या क्राइटेरिया, एक तो ये नो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने मिस नहीं करना, 100 ईयर याद रखना, इसको कभी मत भूलना। ठीक है, सेकेंड, ये क्राइटेरिया क्या हमने बता दिया, ठीक है, कि नॉट लेस देन 100 ईयर, ये हो गया। उसके बाद क्वालिफाइज एज स्पेसिफाइड डेफिनेशन, ये भी हमने बोल दिया कि डेफिनेशन के हिसाब से वो क्वालिफाई करना चाहिए।
स्पेशल हिस्टोरिक और आर्टिस्टिक इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कोई ऐसी मोनूमेंट है पुरानी, कोई जैसे घर है किसी का, अब घर को नेशनल मोनूमेंट थोड़ी डिक्लेयर कर देंगे, वो बोलेगा मेरे दादा परदादा का घर है ना, तो उसको नहीं करना। अदरवाइज तो हमारे इंडिया में जब गाँव में जाओगे वो सारी हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, ठीक है। देन उसके बाद पब्लिक डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन, कि लोगों की ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए उसके बारे में, वो ज़्यादा डैमेज ना हो, मेजर इनकम्बरेंस ना हो, कोई बर्डन ना हो उसके ऊपर। देन सेंट्रल गवर्नमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि इसको मेंटेन कौन करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है नेशनल मॉन्यूमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट किसको मेंटेन करती है, स्टेट मॉन्यूमेंट को, ठीक है। ये रिस्पेक्टिव अपनी अपनी ये मॉन्यूमेंट्स को जो मेंटेन करते हैं। तो ये हमारे इसके बारे में था हमारे। ओके, यहाँ पे देखो कल्चर के अंदर जो हमारी जैसे ये वर्कशीट है, जैसे ASI है, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो इसके अंदर आपने क्या लिखना है अब मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। इसके बारे में हमने लिखना है कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री का नाम लिखना है, इसका काम क्या है, कंजर्वेशन, बस ऐसे इतना ही डालना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसकी जो मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल वर्ड लिखना है, जैसे नो ऑब्जेक्शन, OBJ भी लिख सकते हो आप, ज़्यादा नहीं लिख सकते। तो 100 ईयर, ठीक है, अगर लेस देन 100 ईयर है तो नहीं आएगी, मोर देन 100 ईयर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारा आपने ऐसे ऐसे वन लाइन के अंदर क्राइटेरिया लिखना है। आपको प्री के लिए बिल्कुल परफेक्ट नोट्स बन जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करने की जरूरत। जैसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अगर कुछ और काम किया तो यहाँ पे 1-2 पॉइंट अपडेट करने हैं। याद रखना, यहाँ पे जब आप लिखोगे, आपको लग रहा है कि आपका जो पहले लिखा हुआ अब कम लिखा है, तो पहले वाला भूल ना जाए, उसके लिए भी एक आप तरीका कर सकते हो, यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आपकी नोटबुक के अंदर है, नोटबुक यहाँ पे पेज नंबर डाल दो कि इस पेज नंबर के ऊपर है। जब आप जैसे पेज नंबर 10 है, जब आप रिवीजन करोगे तो यहाँ पे आपको, अगर तो यहाँ इसी से जो सिंगल सिंगल वर्ड लिखे यहाँ से आपको याद हो गया, वेल एंड गुड है। अगर नहीं हुआ तो नोटबुक के अंदर जाना, उसको एक बार पढ़ना, यहाँ पे ऐड मत करना। दोबारा फिर 2-4 दिन बाद पढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे ऐसे ही याद हो जाएगा, और इससे आपकी नंबर ऑफ रिवीजन विद इन 1 आवर, ठीक है, 1 आवर के अंदर आप पूरे ही एक जो करंट अफेयर्स हैं, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, वो सारी रिवाइज कर सकते हो। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। अदरवाइज आप कॉपी के अंदर एक पेज आ गया, दूसरा पेज आया, फिर तीसरा आया, उसके अंदर हम हाईलाइट करते हैं कि ये वाली इन्फॉर्मेशन भूल रहे हैं। जो भी है सारा यहीं पे लिखना है आपने, तो ये करना है। ओके, देन पेरिस एग्रीमेंट गोल। अब बात करते हैं कि पेरिस एग्रीमेंट का भी न्यूज़ था डाउन टू अर्थ के अंदर, ठीक है। अब ये न्यूज़ क्या है, देखो, अगर मैं आपको टाइमलाइन बताऊं तो उसके टाइमलाइन के अंदर अगर हम जाएं तो आपको एक बात याद रखनी है, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्वेश्चन कैसा आता है। पेरिस एग्रीमेंट एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, और एनवायरनमेंट का टॉपिक है, तो इसके अंदर याद रखना जो मैक्सिमम जो ज़्यादातर करंट अफेयर हैं, इकॉनमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, ये 3 ऐसे पोर्शन है जहाँ से करंट अफेयर ज़्यादा मिलते हैं आपको। तो ये आपने फोकस रखना है, और जो बहुत ही डायनेमिक, क्योंकि उसके पास जो एग्जामिनर है उसके पास बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट जोन होती है, जो ऐसे फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन इतनी रिजिड नहीं होती, वहाँ पे करंट अफेयर के बहुत से टॉपिक बनते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है, आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारा जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। तो उस टाइम पे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हुआ, तो एक और हमने देखा कि जो जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं आजकल, है ना, उनकी क्या इंक्रीज हुई थी, इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। अब उन्होंने जब इनकम इंक्रीज होगी लेकिन एनवायरनमेंट भी डैमेज बहुत सारा हुआ, तो उन्होंने जो अर्थ समिट किया एक, ठीक है, अर्थ समिट किया। अब इस अर्थ समिट के अंदर उन्होंने बोला कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। अब यहाँ पे ये देखो, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, आपको पता है उस टाइम पे जो बेनिफिट किसको हुआ था, डेवलप कंट्रीज को, है ना, और नुकसान किसको हुआ था, डेवलपिंग कंट्रीज को, ठीक है। तो डेवलपिंग कंट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि उनकी एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हुई। अब अर्थ समिट के अंदर ये सारे आके बैठ जाते हैं, डेवलप कंट्रीज भी और डेवलपिंग कंट्रीज भी, ठीक है। ये बोलते हैं अब इनके पास तो पैसा आ गया, इनके पास और कोई काम धंधा तो है नहीं, है ना, तो ये अब बोलने लगे कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। कैसे करना है, ये बोलते हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनको डिक्रीज करो। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर ना इतनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है,
ना इतनी डेवलपमेंट और ग्रोथ भी नहीं हुई। तो इन्होंने बोला कि यार ऐसा नहीं हो सकता, पहले तुमने एनवायरनमेंट को पोल्यूटेड कर दिया, अब एनवायरनमेंट तुमने डेवलप कंट्री ने पोल्यूट कर दिया, अब हमें बोल रहे हो कि आप रिस्ट्रिक्शन लगाओ। तो इस अर्थ समिट के अंदर जो 2-3 चीज़ें निकली बाहर, वो 3 लीगली बाइंडिंग बॉडी निकली। एक तो CBD थी, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी के अंदर है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करती है। देन UNFCCC क्लाइमेट चेंज के लिए, और उसके बाद UNCCD, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन के लिए, ठीक है, कि जो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो बहुत सारा डेजर्ट एरिया इंक्रीज हो रहा है। ये तीनों लीगली बाइंडिंग बॉडी हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आई थी जिसको बोलते हैं हम एजेंडा 21, ठीक है। ये किसके लिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। ये भी UPSC के अंदर पूछा जा चुका है, ठीक है। अब अगर मैं और बात करूँ आगे, तो अब देखो दोनों के अंदर जो प्रॉब्लम क्या हुई, डेवलप कंट्री कहती है कि आप पोल्यूशन कर दिया आपने, उसको कम करो। डेवलपिंग कंट्री कहती है हमने तो किया ही नहीं, हम तो अभी भी हल चला रहे हैं, है ना, तो हम कैसे करेंगे, हमने ना कोई इंडस्ट्री देखी ही नहीं हमने, तो कैसी होती है। तो उन्होंने बोला कि आपने पोल्यूशन किया है तो आप ही उसको कर्ब करो। तो जो इसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको बोलते हैं कि ठीक है आपने पोल्यूशन डिक्रीज़ करना है, प्लस आपने फाइनेंस देना है किसको? डेवलपिंग कंट्री को, ताकि डेवलपिंग कंट्री उस फाइनेंस से टेक्नोलॉजी भी आपने देनी है कि कैसे, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी कोल प्लांट्स हैं, है ना, बहुत सारे, उनके अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, CO2 वगैरह बहुत ज़्यादा निकलता है। तो उस CO2 करने के लिए आप कोई टेक्नोलॉजी दो, ठीक है, जो अच्छी टेक्नोलॉजी हो और उससे वो CO2 डिक्रीज़ होए, ऐसी टेक्नोलॉजी वगैरह आपने ट्रांसफ़र करनी है। इसके लिए बहुत सारे और भी इश्यूज़ आए, तो वो अभी ये तो इशू काफ़ी पुराना हो गया, लेकिन आपको ये इतना समझना है कि यहाँ पे इन्होंने एक मैकेनिज़्म लेके आए फिर। इस मैकेनिज़्म को बोलते हैं CBDR। CBDR CBDR क्या है? अब मैंने आपको एक बात बता दी कि भाई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, जो पोल्यूशन डिक्रीज करना है, डेवलप कंट्री के पास। और डेवलपिंग कंट्री को क्या मिलेगा? फाइनेंस मिलेगा, ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर पाए, ठीक है। अब इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं CBDR। CBDR का मतलब है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कॉमन क्या है? गोल क्या है? गोल ग्रीन हाउस गैसेस को डिक्रीज करना, बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग है, कि डेवलप कंट्री को डिक्रीज करना है और डेवलपिंग कंट्री को अपने फाइनेंस देना है और उनकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करनी है। इसके अंदर जो क्योटो की, ये बात सारी क्योटो के अंदर हुई, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल आपने न्यूज़ के अंदर रहता है, लेकिन ये इसको कभी हम लेंगे आगे, या 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते के बीच में जब भी ये इशू आएगा, मैं इसको पूरी डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा। सो डोंट वरी, अगर आपको ये इसके बारे में अपने डिटेल नहीं आती तो टेंशन नहीं लेने की, ठीक है। तो हम ये सारा डिस्कस करेंगे। अब क्योटो के अंदर ये आ गया CBDR, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो डेवलपिंग कंट्री के अंदर कौन आ गया यहाँ उस टाइम पे? इंडिया भी था, चाइना भी था। अब चाइना ने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री इंक्रीज कर दी, ठीक है। अब चाइना ने इतनी इंडस्ट्री इंक्रीज कर दी कि USA को सरपास कर गया। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गई चाइना की, वो USA से आगे निकल गया, है ना। अब जब USA से आगे निकल गया तो यहाँ पे इनको USA और बाकी डेवलप कंट्री को टेंशन होने लगी कि भाई ये तो क्या हुआ, हमने इनको थोड़ी सी छूट दी, इन्होंने तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर दिया। अब इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि हम ही अकेले उसको डिक्रीज करेंगे, तुम भी करो, ठीक है। तो जब उन्होंने ये बोला कि हाँ भी अब तुम भी करो, इसको डिक्रीज करो, तो उसके बाद इन्होंने क्योटो का टेन्योर खत्म होने वाला है, 2020 में खत्म होगा बेसिकली। तो 2015 के अंदर ही इन्होंने एक एग्रीमेंट कर दिया, पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट आ गया। अब 2015 के अंदर पेरिस एग्रीमेंट कर दिया। पेरिस एग्रीमेंट के अंदर पहले क्या था? CBDR की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली किसके पास हुई? डेवलप कंट्रीज के पास। अब डेवलप कंट्री ने बोला कि चाइना तो देखो कितना बढ़ रहा है, तो इसलिए इसको रोको। अब इन्होंने बोला कि यहाँ पे CBDR नहीं चलेगा, यहाँ पे NDC चलेगा, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब चाहे वो डेवलप कंट्री हो चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो, दोनों को ही कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दोनों को क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। दोनों को ही एक डिक्रीज करना पड़ेगा पोल्यूशन को।
तो इसीलिए ये पेरिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे एनडीसी क्या है कि कंट्री अपनी तरफ से बताती है कि मैं इतने लेवल से लेके इतना डिक्रीज़ करूँगी और बाय द इस टाइम तक डिक्रीज़ करूँगी, ठीक है। तो वो सारी कंट्री चाहे वो डेवलपिंग हो चाहे डेवलप हो, वो सारा अपना अपना प्लेज देते हैं कि हम इतना डिक्रीज़ करेंगे। उसी के कंटेक्स्ट के अंदर ये न्यूज़ है कि पेरिस एग्रीमेंट गोल के अंदर यूएन ने कंट्रीज़ को ये बोला कि जो आपने एनडीसी दिया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इशू है, ये एनडीसी क्या है, नेशनली डिटरमाइंड है। अगर कोई नेशन बोले कि मैं लेट अस सपोज हमें टोटल चाहिए 300x, हमने डिक्रीज करना है पोल्यूशन को। अब इन्होंने बोला इसके अंदर टारगेट रखा था कि 2 डिग्री सेल्सियस जो है प्री इंडस्ट्रियल लेवल, उस इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस ही बाय 2100 तक, बस 2 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े, ठीक है, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से लेके। और हमने एफर्ट करना है कि वो 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रहे। लेकिन इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपना ग्रीन हाउस गैसेज हर कंट्री को डिक्रीज करनी पड़ेगी, है ना। जैसे इंडिया देखो, आपने देखा होगा कि रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। जैसे हमने अभी इन्वेस्ट किया है इतना सोलर प्लांट्स के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, सोलर पैनल लग रहे हैं हर जगह जगह, है ना। वो किस लिए लग रहे हैं, क्योंकि ताकि कोल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। अभी हमारी अराउंड 53% कोल के ऊपर डिपेंडेंसी है, ठीक है। उसको डिक्रीज़ करते जाएंगे अगर हम ग्रीन हाउस गैसेज को बायोमास बायोगैसेज की प्रोडक्शन करें। अगर हम आप ये सोचो कि सोलर पैनल लगाएं, है ना, बहुत सारे विंड एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस करें, तो उन वो तो इतने ग्रीन हाउस गैसेज वहाँ से निकलती नहीं है, यहाँ से जो कोल से निकलती हैं वो कम हो जाएगी डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये इतना टारगेट रखा। अब ये यूएन बोल रही है कि जो कंट्री ने अपने आप से जो दिया है टारगेट, है ना, जैसे मैंने बोला था कि यहाँ 300x है, अराउंड 200 मान लो कंट्रीज हैं, सारी बोल रहे हैं कि हमने एक्स को कम करेंगे, तो टोटल कितना कम होगा, 200x। तो यहाँ पे 100x तो बढ़ गया नेट, है ना, तो ये रह गया। तो अगर कंट्रीज अगर सारी बोल दें 2x हम करेंगे तो ये 400x हो गया। तो यहाँ पे हमारा डेफिसिट में चला गया, मतलब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा और टेम्परेचर बिल्कुल कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। तो यही जो अभी यूएन ने कंट्रीज़ को बोला है। तो इस इशू के अंदर देखते हैं यूके और यूरोपियन यूनियन आर ओनली रीजन दैट हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देयर ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन टारगेट। ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन टारगेट क्या है, एनडीसी। तो उन्होंने अपना एनडीसी का जो टारगेट था कि हमने इतने टाइम में रिड्यूस करना है, उसको इंक्रीज कर दिया। जैसे ये इंक्रीज करेंगे इसका मतलब ज़्यादा रिडक्शन होगी, और जब ज़्यादा रिडक्शन होगी तो हमारा टेम्परेचर कंट्रोल आएगा। ओनली 75 हैव सबमिटेड न्यू अपडेट। तो अभी एनडीसी को अपडेशन जो उन्होंने कंट्री ने करनी थी कि पहले एक टारगेट रखती है, उसके बाद और इंक्रीज करेंगे, हम और ज़्यादा कम करेंगे, है ना। तो वो सारा उन्होंने जो टारगेट दिया है वो सिर्फ 75 कंट्रीज़ ने अपडेट किया है, जिसकी जो अकाउंट है वो ओनली 30% है ग्रीन हाउस गैस मिशन। जो मेजर ग्रीन हाउस गैस मिशन है वो यूएस एंड चाइना है, ठीक है। लेकिन ये अब आपको पता है कि जो यूएस का जो ट्रम्प भी यूएस उसने पेरिस एग्रीमेंट से निकल गया था। वो कहते हैं हम यूएस अभी इसका पार्ट नहीं है। चाइना किसी की मान नहीं रहा। तो 2 मेजर जो एमिटर हैं, अगर यही नहीं 2 रहेंगे तो हमारा ये टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन अभी जो बाइडन जब आया है तो ये फेब के अंदर इसने बोला कि हमने इसके अंदर दोबारा पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ आ गई होगी। तो अब देख लेते हैं कि ये अडॉप्टेड 2015 के अंदर हुआ, लीगली बाइंडिंग बॉडी है, ठीक है। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस मैंने बता दिया आपको, वेल बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस, डील विद इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये आपको सारा इशू समझ आया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एनडीसी के बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, एफर्ट बाय ए कंट्री टू रिड्यूस नेशनल एमिशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। ये कहाँ पे लिखा हुआ है इसके बारे में, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर आर्टिकल 4 के अंदर, बस ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। पार्टीज शैल परस्यू डोमेस्टिक मिटिगेशन। तो ये मैंने बोल दिया कि जो जितनी पार्टीज जो कंट्रीज हैं वो डोमेस्टिक जो अपना अपना टारगेट देगी। अब हमें एक और क्वेश्चन इसके अंदर करना है जो यूपीएससी पूछ सकती है कि इंडिया का एनडीसी टारगेट क्या है। इंडिया ने अपना क्या दिया हुआ, इंडिया ने बोला है एमिशन इंटेंसिटी, जो एमिशन है ऑफ जीडीपी, उसको हमने कम करना है, रिड्यूस करना है बाय 33 to 35% बाय 2030। एक तो ये आपको एग्जैक्ट याद रखना है, बस 33 to 35। 2005 से जितना था उसको हमने इम्प्रूव करके 33% to 35% कम कर लेना है। सेकंड, नॉन फॉसिल फ्यूल, जैसे आपका जो सोलर है, विंड है ना, ये वाला, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है
40% तक ले जानी है बाय 2030। थर्ड है, हम फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करेंगे ताकि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्री है वो क्या करता है, वो CO2 लेता है, ठीक है, O2 को छोड़ता है, ठीक है। तो जितना हमारा ट्री का कवर, जो फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज होगा उतनी CO2 लेगा। लेकिन आपको एक और बात याद रखनी है, ट्री O2 भी छोड़ता है और CO2 भी छोड़ता है और O2 भी लेता है। ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस होते हैं, दोनों होती हैं। अगर आपको एग्जाम के अंदर ये भी मैंने साइमल्टेनियसली एक आपको चीज़ बता दी, अगर यूपीएससी ये पूछ लेती है कि ट्री सिर्फ CO2 लेता है, गलत है, ऑक्सीजन भी लेता है, ठीक है। तो ये आपके प्रोसेस याद रखनी है। इसकी टेक्निकल जो है वो इतनी हमारे यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस ये आपको स्टेटमेंट याद रखनी है ट्री के बारे में। अब ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैसे भरना है इसको। जैसे CBDR है, CBDR कहाँ पे है, जो पेरिस के मेन बात कर रहा है, ठीक है, तो सॉरी क्योटो की बात कर रहा है, ठीक है, क्योटो की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो था वो प्रोसेस क्या था, डेवलप कंट्री के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, डेवलपिंग के ऊपर नहीं थी, ठीक है। ऐसे आपको पॉइंट टू पॉइंट रखना है। और NDC जो है वो पेरिस के अंदर आया, ठीक है, मेन बात हुई। तो इसके अंदर इंडिया की कंट्रीब्यूशन जो मैंने नीचे दिया उसके अंदर इंडिया की कंट्रीब्यूशन थोड़ा अपडेट और करना है, तो वो जैसे जैसे टाइम विद द टाइम आएगा उसको हमने अपडेट करना है, ठीक है। देन आगे हम टॉपिक देखते हैं दोस्तों, IIT दिल्ली रिसर्चर्स डेवलप टेक्नोलॉजी टू रिसाइकल ई वेस्ट बहुत बार इसके अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी के अंदर। उन्होंने कंप्यूटर के ई वेस्ट बता दिए थे क्या क्या है, ठीक है। तो वो हमने याद नहीं रखने ऐसे, क्योंकि उसके अंदर जो यूपीएससी ने क्वेश्चन डाला था कि अगर कंप्यूटर से जितने भी ई वेस्ट है उसके पार्ट्स क्या क्या हैं, सारे ऑप्शन थे उसके अंदर। एक ऑप्शन कोई न्यूक्लियर मटेरियल था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं अभी, ठीक है, न्यूक्लियर मटेरियल का नाम था, ठीक है। अब उस न्यूक्लियर मटेरियल को आपको पता है कि, अब देखो वो आपको क्वेश्चन नहीं आता था, बाकी सारे ऐसा तो पता नहीं होगा कि कंप्यूटर से क्या क्या निकलता है क्या क्या नहीं निकलता। लेकिन अगर आपको न्यूक्लियर मटेरियल था, यूरेनियम था एक, यूरेनियम का नाम नहीं था लेकिन और कोई था, मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा। तो अगर आपको पता था कि वो न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, उसको हम कंप्यूटर के अंदर नहीं यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल की आपको पता है बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज, कैंसर हो सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको हम नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप वो स्टेटमेंट निकालते हो तो आपका वो आंसर निकलता था। तो ऐसे एक वो अलग एटीट्यूड है कि आपने एक कैसे उसकी जो क्वेश्चन की नब्ज़ को पढ़ना है। अगर आपको क्वेश्चन आता भी नहीं है तब भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ये आप अगर इस प्रोसेस के हिसाब से चलोगे, एक आपके अंदर ऐसा एक माइंडसेट बन जाएगा, आप किसी क्वेश्चन को अगर नहीं भी आता उसको भी सॉल्व करने की आपकी जो बाकियों से परसेंटेज है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। ओके। अब IIT दिल्ली ने क्या किया है, इन्होंने ई वेस्ट को जो मैनेज करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। एज सच मैं आपको ये भी बता देता हूँ, टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी रिसर्च होती हैं हर बार, लेकिन वहाँ पे नहीं क्वेश्चन आता है इस ऐसे टॉपिक के अंदर। दूसरी बात, साइमल्टेनियस जो हिडन टॉपिक है उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। लेकिन ये आपको बता देता हूँ यहाँ पे, जैसे पायरोलाइसिस के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं। जैसे मान लो अब ये बोल रहे हैं ई वेस्ट को इन्होंने डिसमेंटल कैसे करना है। जैसे एक पाइल होता है ना ई वेस्ट का, उसके अंदर जो मटेरियल निकालते हैं, उसके अंदर अच्छा सा मटेरियल जो निकाल लेते हैं वहाँ से, उसको बोलते हैं अर्बन माइन, ठीक है। एक मटेरियल है उसके अंदर माइनिंग कर ली, मेटल रिकवरी होगी हमारी, ठीक है। देन ई वेस्ट को हम पायरोलाइज करेंगे, इसको हम पायरोलाइज करेंगे। पायरोलाइजेशन का मतलब क्या है कि हाई टेम्परेचर और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको ये भी याद रखना है, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो बहुत कम ही CO2 निकलता है, ऐसा CO2 बाहर नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब पोल्यूशन नहीं होगा, तो उसको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर हमने हीट करना है और जो गैसीय फ्यूल एंड लिक्विड के अंदर उसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। फिर उसको फर्दर हम सेपरेट करेंगे ताकि जो सॉलिड रेसिड्यू है, ठीक है, वो अलग हो जाए, ठीक है। उसको हमने सॉलिड और लिक्विड के अंदर चेंज कर दिया था, सेपरेट कर दिया। अब सॉलिड जो है वो क्या होगा, बिल्कुल ही जो प्योर मेटल है 90-95% मिक्सचर रह जाएगा, ठीक है। और जो हमारा एक कार्बोनेशियस मटेरियल आ जाएगा इसके साथ। अब ये कार्बोनेशियस मटेरियल जो है इसको हम एरोजेल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एरोजेल क्या होता है, बहुत पोरस होती है, सॉलिड मटेरियल होता है, ठीक है, पोरस होता है। उसको हम किसके अंदर यूज़ करेंगे,
ऑयल स्पिलेज के अंदर उसको क्लीन करने के लिए यूज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि पोरस है। पोरस का मतलब क्या है, उसके अंदर जैसे आपकी स्पंज है, स्पंज एक पोरस है, तो उसके अंदर आप देखते हो आप बहुत सारा पानी उससे इकट्ठा करते हो, तो वो सारा इसके थ्रू करा किया जाएगा। ये आत्मनिर्भर भारत और स्मार्ट सिटी स्वच्छ भारत अभियान, क्योंकि ई वेस्ट को कम कर रहा है, तो वो उसके अंदर काम आएगा। अब यहाँ पे एक मैं आपको और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखा गया है ऑयल स्पिलेज, जैसे आपके ओशियन के अंदर या सी के अंदर बहुत सारा देखते हो, कई बार आपके जो बहुत ही बड़े शिप होते हैं जैसे ऑयल टैंक होते हैं वो लीक कर जाते हैं। तो उसके लिए एक बैक्टीरिया बनाया था, बैक्टीरियल ग्रोथ की थी उसको खाने के लिए। अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं है तो उसका नाम है ऑयल जैपर। ऑयल जैपर ये प्रिपेयर किया था। ये ऑयल जैपर एक बैक्टीरिया है जो हमारा ऑयल को खाता है, बेसिकली ये हाइड्रोकार्बन को खाता है। तो वो ये भी, इसको भी हम ऑयल स्पिलेज के लिए क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चले हम आगे चलते हैं। ई वेस्ट। अब ई वेस्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है। ऑल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वो सारे हमारे ई वेस्ट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ये बोल रही है कि रिसाइकल रेट हमारा 10% है 2017-18 का, और जो अभी सिर्फ 20%। मतलब क्या है कि अगर 100 हम ई वेस्ट हमारा आ रहा है और सिर्फ 20% हम उसको रिसाइकल कर पा रहे हैं, और 80% ऐसे ही पड़ा है। अब देखो कितना है, आपके घर के आसपास देखो, आपके घर के अंदर कंप्यूटर है, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है ना। सबसे ज़्यादा जो ई वेस्ट का जो मटेरियल आता है वो हाउस से ही आता है। वहाँ से आपके रेफ्रिजरेटर है, ये जो पुराना टीवी हो गया, दादा दादी के ज़माने का है ना, जो बंद होता था लकड़ी से अंदर से आगे से, और उसके बाद हमारे रेफ्रिजरेटर हो गया जो अब डबल डोर ले रहे हैं बच्चे, है ना, एक यूपीएससी के लिए एक पीसीएस के लिए। तो वो सारा जो था उसका वेस्ट निकलता था वो वहाँ पे जाता था। अब हमारे पास इसके अंदर हिडन टॉपिक क्या है कि हमें ई वेस्ट के, अब मैं जो भी अभी आपको जो टॉपिक करवाऊंगा ये सारे उसके जो हिडन और साइड टॉपिक हैं जहाँ से यूपीएससी आजकल क्वेश्चन पूछती है। इसीलिए तो हम, आपने देखा होगा अगर आपने लास्ट ईयर का पेपर दिया था तो आपने जो भी कंटेंट पढ़ते हैं बच्चे, बहुत सारा 365 मार्केट के अंदर बहुत अवेलेबल है, वहाँ पे आप ये देखते हो कि यार हमने पढ़ा तो सारा था, वहाँ से आया कुछ नहीं। वो ऐसा नहीं है कि उन टॉपिक से आता नहीं, टॉपिक वही है, लेकिन यूपीएससी ने वो पूछा नहीं जो सरफेस के ऊपर आपको दिखता है। ठीक है, तो हिस्ट्री के अंदर थोड़ा सा चलते हैं इसकी। 2011 तक हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो थे उसके अंदर ही डील करते थे ई वेस्ट को। 2011 में ई वेस्ट हैंडलिंग रूल्स 2011 आ गए। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन से एक्ट के अंदर है ये, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, याद रखना, ये आपने भूलना नहीं है। 2016 के अंदर इन्होंने ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 बनाए, और उसके बाद इसको अमेंड किया 2018 के अंदर। अब इसको यूपीएससी के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी 2019 के अंदर, यहाँ से क्वेश्चन आया था ई वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर, वो था क्वेश्चन, तो लेकिन वो तो अब आ चुका है। ठीक है, अब हमने थोड़ा सा इसको आगे जाना है। अब ये देखते हैं 2011 और 2016 के अंदर अब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस कैसे याद करना है, जो यहाँ पे चीज़ नहीं थी और यहाँ पे आ गई, उसको याद करना है कि 2011 के कंपेयर 2016 के अंदर क्या ऐड हुआ। जैसे एप्लीकेबल किसके ऊपर एप्लीकेबल थी, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, बल्क कंज्यूमर, ये हमने कुछ नहीं याद करना, ये मैंने लिखा है क्योंकि एक बार आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर दिया, मैन्युफैक्चरर इंक्लूड कर दिया, डीलर कर दिया, रीफर्बिशर कर दिया, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, पीआरओ जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उनको इंक्लूड कर दिया। एंड सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, सीएफएल जो आपके घर में चलती है, सीएफएल को हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, ये हमने याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं कि अब 2011 रूल्स के अंदर एग्जेम्पशन किसको दी गई थी। ठीक है, 2011 के अंदर अगर मैं देखूं एग्जेम्पशन दी गई थी माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को। 2016 के अंदर किसको एग्जेम्पशन दी गई थी, ये सारा उसके अंदर ही है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रहती है। हाँ, ये बात अलग है, यहाँ पे देखो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम डेवलपमेंट एक्ट है, यहाँ पे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट एक्ट है। ठीक है, तो ये इतना कोई है नहीं, सेम एक्ट है।
आपको बस इतना याद रखना है, एक्ट के बारे में भूल जाओ, सिर्फ इतना रखना है कि माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री को वहाँ पे एग्जाम्पशन मिली हुई है। देन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया था 2019 के अंदर। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जैसे मान लो हम कोई भी, मैं टीवी प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, टीवी की प्रोडक्शन कर रहा हूँ, तो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितना वहाँ से ई वेस्ट निकलता है उसको रिसाइकल भी करूँ, इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे प्रोड्यूसर था जो, उसको एक ऑथराइजेशन किससे लेनी पड़ती थी, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, यहाँ पे इन्होंने कर दिया सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऐसा क्यों? मान लो एक प्रोड्यूसर है टीवी ए का, ठीक है, अब उसने मान लो पंजाब, हरियाणा, आपका यूपी है ना, एक सपोज करो तेलंगाना, ये 4 स्टेट को वो टीवी बेच रहा है, जो मेन उसका काम है, ठीक है। अब यहाँ पे पंजाब में जब जाएगा तो पंजाब का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से परमिशन लेगा, हरियाणा में जाएगा, हरियाणा का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से यूपी में जाएगा, यहाँ से लेगा तेलंगाना में, यहाँ से। तो उन्होंने ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने बोला कि आप सीपीसीबी के साथ सीधा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वहाँ से सीधा ऑथोराइजेशन लो, और ताकि आपका सारा इंडिया में कहीं पे भी जो भी आप काम करते हो वो सारा ऑपरेशनल हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि टारगेट बेस्ड अप्रोच थी, यहाँ पे नहीं थी, ठीक है, बस ये याद रखना है, यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे इन्होंने टारगेट बेस्ड अप्रोच आ रही, जैसे मान लो कि कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है 100%, उसको बोलते हैं कि 30% तक तेरा जो वेस्ट है वो रिकवर हो जाना चाहिए पहले 2 साल के अंदर। ऐसे ही जैसे मान लो 50% आगे आने वाले कितने सालों में, और अल्टीमेटली 10-15 साल में 100% हम कवर कर देंगे, ठीक है। ऐसे उसको टारगेट दिए गए। तो पहले के अंदर कोई टारगेट नहीं था, अब जब टारगेट नहीं है कोई करेगा नहीं। और आपको जान के खुशी होगी, इसमें भी किसी ने कुछ नहीं किया, ठीक है। ये अप्रोच टारगेट बेस्ड रही लेकिन कुछ हुआ नहीं। इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट, इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट के कोई पैसा वगैरह दिया गया नहीं, इसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं थी। यहाँ पे उन्होंने डिपॉजिट रिफंड स्कीम बना दी, प्रोड्यूसर को एडिशनल अमाउंट चार्ज करते थे। जब वो, जैसे मान लो प्रोड्यूसर है, उसने कोई चीज़ सेल की, ठीक है, तो वहाँ पे क्या करता था वो प्रोड्यूसर, एक मान लो आप कोई चीज़ लेने गए तो आपको एडिशनल अमाउंट एक उसके अंदर पे करनी होती है, और जब आप उस इंस्ट्रूमेंट को वापस करते हो, ठीक है, एंड ऑफ लाइफ के बाद उसको रिटर्न करते हो, तो आपको वो उसके पैसे मिलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने देखा होगा बहुत बार बड़े बड़े मॉल्स के अंदर, या बहुत सारी कंपनीज आजकल कहती हैं कि पुराना टीवी दे दो और नया ले लो, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पुराना टीवी उन्होंने देखना है, पुराना टीवी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत सारा ई वेस्ट वहाँ से आता है, और उनके वो रिकवर भी हो जाता है। वो सेम कंपनी का, अगर आपने ए कंपनी का टीवी खरीदा है तो ए कंपनी के पास जाते हो, आप पुराना टीवी दे देते हो और नया टीवी अपने घर में ले आते हो। तो यही उसका जो हिडन पर्पज़ है कि ई वेस्ट को हम कम करें और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करें अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं ई वेस्ट एक्सचेंज। मान लो एक कंपनी दूसरी को बोलती है, एक मान लो कंपनी है वो ए एरिया के अंदर है, दूसरी बी एरिया के अंदर है, इसका प्रोडक्ट इधर भी जा रहा है ना। तो मान लो इसका टीवी है और ये बेचती है रेफ्रिजरेटर, लोग इस एरिया के अंदर भी रहते होंगे, तो इट मीन्स यहाँ पे भी बी का प्रोडक्ट आ रहा है, यहाँ पे ए का आ रहा है। अब ए वाला अपने प्रोडक्ट को वापस लेने के लिए, ई वेस्ट को वापस लेने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के अंदर खर्च आएगा, तो यहाँ पे एक्सचेंज कर लेते हैं कि तू मेरे वाला ई वेस्ट को कर दे डिसमेंटल और रिसाइकल, और मैं तेरे वाला को कर देता हूँ। तो ये एक्सचेंज प्रोसीजर यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। देन मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो मैन्युफैक्चर करता है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, यहाँ पे उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्ट करना है, वो सारे डाल दी गई। देन अर्बन लोकल बॉडीज़, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं थी, यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, जैसे यूपीएससी ने एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन था कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पे आई, कौन से एक्ट, ई वेस्ट था, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे उसके अंदर ऑप्शन थे। तो आपको ये याद हो गया कि यहाँ पे पहले आई, ऐसा नहीं है। अब सपोज करो इस बार उन्होंने पूछ लिया कि कहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर भी ईपीआर है, लेकिन वो बाद में आई थी, पहले ई वेस्ट के अंदर आई थी, उन्होंने पहले पूछा था किसके अंदर आई। तो यहाँ पे आपने याद रखना है। दूसरा, अर्बन लोकल बॉडीज़ के अंदर 2011 के अंदर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्लिगेशन फॉर बल्क कंज्यूमर, बल्क कंज्यूमर क्या है, जो बल्क के अंदर कोई भी सामान खरीदता है, जैसे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होगी, उसके बाद प्राइवेट कंपनीज है ना, प्राइवेट कंपनीज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, है ना, वो सारे बल्क के अंदर मटेरियल खरीदते हैं। यहाँ पे उनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की कोई प्रोविज़न नहीं थी, यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप एनुअल रिटर्न फाइल करो। लायबिलिटी प्रोविज़न की कोई लायबिलिटी, अगर पहले कोई प्रोविज़न नहीं थी, अब प्रोविज़न आ गई। मान लो अगर कोई प्रोडक्ट है,
ठीक है, उससे एनवायरनमेंट डैमेज होती है, तो एनवायरनमेंट डैमेज होती है उसको कंपनसेशन देनी पड़ेगी और उसके ऊपर लायबिलिटी का वो पैसा देगा। ठीक है, जितना भी उसका लॉस हुआ लोगों को हुआ, लोगों के लिए, या फिर जो जैसा भी वो डिसाइड करेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। 2018 के अंदर इन्होंने फिर इसको अमेंड कर दिया। इसके अंदर सिर्फ की पॉइंट देखना है। एक तो फेज वाइज को जो कलेक्शन थी ऑलरेडी थी टारगेट, उसको इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। 10% जो वेस्ट नेशन है ईपीआर प्लान के अंदर 2017-18 का, वो 10% इंक्रीज करेंगे हर साल 2023 तक। मान लो पहले 10% है, नेक्स्ट ईयर उसको 20 कर देंगे, फिर 30 कर देंगे। ठीक है, द टारगेट इन फ्रॉम 2023 के बाद उसको 75% कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। सेपरेट ई वेस्ट कलेक्शन टारगेट रखे गए। ठीक है, देन प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन अप्लाई टू CPCB। ठीक है, टू अंडरटेक प्रिस्क्राइब द रूल्स, उसके वो ऑलरेडी था, उसको थोड़ा रिफाइन और किया गया, सिंगल विंडो के तहत किया गया। देन रिडक्शन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस। ठीक है, तो जो हजार्डस सब्सटेंस थे, ठीक है, RoHS प्रोविजन, इसकी कॉस्ट एंड सैम्पलिंग जो टेस्टिंग होती है वो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, मतलब इसका क्या है, मतलब अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, लेट्स से कोई ए प्रोडक्ट है आपका, अब उसकी जो इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसकी टेस्टिंग जो है वो गवर्नमेंट कर देती है। ठीक है, अगर मान लो उसको आपने कंप्लाई नहीं किया कि भाई हाँ माने नहीं, मान लो उसने बोला कि ये एक प्रोडक्ट है, ये सेफ है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, उस रूल को वायलेट करके अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना दिया जिसने जो एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट कर दिया, तो वहाँ पे आपको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। और उस टेस्ट की, ठीक है, अगर गवर्नमेंट के रूल नहीं माने, उस टेस्ट की कॉस्ट भी आपको पे करनी पड़ेगी, दिखाने के लिए क्या वो उसका इम्पैक्ट है। अब देखते हैं कि जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर क्या ई वेस्ट के अंदर किया गया है। वर्ल्ड लेवल के ऊपर ये भी इंटीग्रेटेड टॉपिक है। देखो ऐसे टॉपिक निकलते हैं। अब इससे बेनिफिट क्या हो रहा है, अगर आपने बेसिक के अंदर लिखा हुआ है तो ये तो एक रिवाइज हो रहा है और आपको पता चल रहा है कि ई वेस्ट के अंदर कैसे इंटरलिंक करना है। इसका एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट क्या होता है दोस्तों, ऐसे के अंदर आपको इंटरलिंकेज ही आनी चाहिए, ऐसे कुछ नहीं है। एक मान लो आपको वेस्ट के ऊपर ऐसे आ गया, तो आप वर्ल्ड लेवल पे ऊपर क्या बात करोगे, वर्ल्ड लेवल के ऊपर आप बेसल कन्वेंशन की बात करोगे, ठीक है, अमेंडमेंट की बात करोगे, ठीक है, रोटरडैम कन्वेंशन की बात करोगे, और फिर इंडिया लेवल के ऊपर आप बॉडीज़ की बात करोगे, वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स हैं उसके बारे में बात करोगे। फिर अगर आपको बोलेंगे कि ठीक है इंडिया के अंदर, फिर आप थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लोगे कि भाई पहले अर्बन लोकल बॉडीज़ को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इसलिए हमारे ई वेस्ट बहुत ज़्यादा है ना, तो ऐसे बातें करोगे तो अब आपका आंसर ऐसे देखो बहुत ही अलग हो जाएगा दूसरे स्टूडेंट से। और अगर मेंस के अंदर क्वेश्चन आ गया तब भी आपने ऐसी अप्रोच रखनी है। ठीक है, तब भी आपने इंटरलिंकेज के वहाँ पे बस मार्क्स हैं और कुछ नहीं है। अगर आप डायरेक्ट लिखोगे जो बुक्स के अंदर लिखा हुआ है तो मार्क्स नहीं मिलते, क्योंकि सभी स्टूडेंट ने वैसा ही आंसर लिखा होता है और आपका कुछ अलग आंसर बनता नहीं है। अब बेसल कन्वेंशन क्या है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, ये क्या काम है इसका, बस आपने ये याद रखना है, हजार्डस वेस्ट को रिड्यूस करती है बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, ये प्रिवेंट करती है कि हजार्डस वेस्ट एक कंट्री से, स्पेशली मान लो डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज क्या करती हैं, ये डेवलपिंग कंट्री के अंदर बहुत सारा जो वेस्ट है, ई वेस्ट है अपना, और दूसरा वो डेवलपिंग कंट्री को बेच देती हैं, पैसे डेवलपिंग कंट्री ले लेती है ताकि इनके यहाँ से क्लीन रहे। अगर आप देखोगे डेवलपिंग कंट्री के आसपास जो सी है, सी के अंदर बहुत ज़्यादा जो प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली ये बोला जाता है डेवलप कंट्री से वो यहाँ पे फेंका जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेस्ट जैसे क्लिनिकल वेस्ट है, माइनिंग वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट एक्सेट्रा आता है। 2019 के अंदर इन्होंने एक अमेंडमेंट किया। ठीक है, अब अमेंडमेंट ये आपको एक वर्ड याद रखना है, ये अमेंडमेंट किसके रिगार्डिंग था, प्लास्टिक वेस्ट, नंबर 1, ये लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि प्लास्टिक वेस्ट जो है, जो एक कंट्री से दूसरी को अंदर जाता है, ठीक है, उसको उस ट्रेड को ट्रांसपेरेंट एंड बेटर रेगुलेटेड किया जाए। याद रखना ये प्रोहिबिटेड नहीं है, एक ही वर्ड आपका आंसर चेंज कर देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, इट डज नॉट बार कंट्रीज फ्रॉम एक्सपोर्टिंग वेरियस कैटेगरी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। मतलब अभी भी आपका वेस्ट जो एक कंट्री से दूसरी के जा सकता है, बैन नहीं है, बट रेगुलेटेड है, ट्रांसपेरेंट है, ताकि इलीगल कोई वहाँ पे एक्सपोर्ट ना करे जिससे डेवलपिंग कंट्री को बहुत नुकसान होता है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि इंडिया जो है, इंडिया के लॉ वो
अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक वेस्ट को इंपोर्ट करना, समझे। तो मतलब इसके हिसाब से इंडियन लॉ नहीं, इंडियन लॉ क्या करता है, उसको अलाउ ही नहीं करता। तो अगर मान लो ये बेसल कन्वेंशन अमेंडमेंट के अंदर प्रोहिबिटेड हो जाता, कि बैन हो जाता, तो इंडिया की हम बोलते कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी वो कामयाबी है ना, एक सक्सेस है कि इंडिया ने फोर्स कर दिया कि यहाँ पे इसको बैन करो। लेकिन इन्होंने बैन नहीं किया, इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी, ठीक है, इन्होंने रेगुलेट किया है बस। ओके, तो अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक और कन्वेंशन है अब इसी के रिलेटेड जो है रोटरडैम कन्वेंशन। ये क्या करती है, प्रायड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। प्रायड इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है कि भाई हम कोई भी चीज़ अगर आपने कोई ट्रांसफ़र करनी है एक जगह से दूसरी, तो आपको एक कंसेंट देना पड़ता है दूसरे को कि भाई हाँ ये हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो प्रायड इन्फॉर्म्ड कंसेंट है हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड के लिए, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। तो वहाँ पे एक आपको कंसेंट देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हजार्डस केमिकल है, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मान लो दूसरी कंट्री, ए कंट्री ने बी को भेजना है, अगर बी अलाउ करेगी, कंसेंट देगी, ओके, तभी ये होगा। तो अभी हम वर्कशीट के ऊपर पहुंचते हैं। जैसे ई वेस्ट है, पायरोलाइसिस क्या लिखोगे, हाई टेम्परेचर, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स इट, खत्म। ये देखो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हमने आज पढ़ लिए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, इसको मैं अभी मैंने यहाँ पे लिखने का मुझे भी ये बेनिफिट है कि मैं इसको ख़त्म करवाऊँगा आपको, जो आने वाले दिनों में इसको ख़त्म करूँगा। हजार्डस वेस्ट और मेडिकल वेस्ट, ये चारों के चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको पता है जो मेडिकल वेस्ट अभी जो कोविड है, कोविड-19 आया था, है ना। तो कोविड-19 के चक्कर में जो गवर्नमेंट ने इसके रूल्स भी बताए थे। आप क्या कर सकते हो, अगर तो आपने अपनी तरफ से कवर करना है, ठीक है, लेकिन मैं तो डेफिनेटली करवाऊंगा। अलग अलग टाइप के जो वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बिन्स बनाए हैं, उनके कौन सा कलर होता है और उसके अंदर क्या हमने कौन से वेस्ट होते हैं, ये आपने याद रखना है यूपीएससी के अंदर। क्योंकि यूपीएससी आजकल जो हम डायरेक्ट लाइफ के अंदर देखते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। बेसल कन्वेंशन वर्सेस बेसल नॉर्म, इसके अंदर फ़र्क क्या है। बेसल कन्वेंशन, ये एग्जाम के अंदर आपने कंफ्यूज नहीं होना। बेसल कन्वेंशन क्या है, जो हमने अभी पढ़ी है। बेसल नॉर्म्स बैंकिंग से रिलेटेड हैं, ये अब आपका क्वेश्चन आया था 2016 यूपीएससी। रोटरडैम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, ये मैं आपको बता देता हूँ, वैसे कवर भी कर लेंगे आगे जाके। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट होते हैं, तो उसके अंदर इसको डिटेल के अंदर अभी मैं इतना ही छोड़ता हूँ, इसको डिटेल के अंदर हम कवर करेंगे। अगर आपने किया हुआ है ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। और रोटरडैम कन्वेंशन हमने पढ़ी है। ये पेज, ये वर्कशीट का इतना पेज आपको बहुत कुछ बता देगा। अभी रिसेंटली बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन मीट हुई थी, तो इसको बोलते हैं BRS मीट, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, डेफिनेटली पढ़ेंगे। और यहाँ पे इतना ये जो लिखा हुआ है, वर्ड लिखे हुए हैं, ये आपके लिए यूपीएससी के लिए मच मच इम्पॉर्टेंट और मल्टीपल टाइम्स और एक ही टॉपिक के ऊपर बार बार घुमा के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम डेफिनेटली इसको कवर करेंगे आगे दोस्तों। आगे चलते हैं। वाई बिहारी फार्मर्स आर लुकिंग टू सेल देयर शुगर केन इन नेपाल। तो बिहार के जो फार्मर्स हैं वो अपना शुगर केन नेपाल में क्यों बेच रहे हैं। अभी आपको जैसे अभी न्यूज़ के अंदर आपने सुना होगा कि जो नेपाल से जो पेट्रोल है, डीजल है, वो बहुत सस्ता है इंडिया के एस्पेक्ट के हिसाब से। तो जैसे आपने न्यूज़पेपर के अंदर भी सुना होगा कि देखा होगा टीवी के अंदर के पॉलिटिशियन ये बोल रहे हैं कि जो सीता मैया का जो देश है नेपाल, वहाँ पे सस्ता है, और जो रावण का देश है श्रीलंका, वहाँ वो राम का देश जो इंडिया है उससे सस्ता पेट्रोल डीजल मिल रहा है। तो हमारा राम राज्य कहाँ है, ठीक है। तो ये आपको, चलो वो तो पॉलिटिकल इशू है, आपने वो एग्जाम के अंदर नहीं लिखना कि हमारा राम राज्य नहीं है। इसके अंदर हमने क्या पढ़ना है कि देखो, बिहार से जो बहुत सारे फार्मर्स हैं शुगर केन को नेपाल भेज रहे हैं। एक तो आपका ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इशू ऑफ एग्रीकल्चर। आपको पता है एमएसपी का भी इशू चल रहा है, फार्मर्स अभी बैठे हैं जो, उसका बेसिकली जो इशू, जो आपको एमएसपी हमारा किस में मिलता है, वीट एंड अपना राइस के अंदर, है ना। अब इसको देखो, गवर्नमेंट इसको हाई प्राइस के ऊपर, पहले ये बताते जाएं, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा आपको। हाई प्राइस के अंदर गवर्नमेंट खरीदती है, और जो इंटरनेशनल प्राइस है, इंटरनेशनल प्राइस कहाँ पे, जैसे मान लो यूएस है, यूएस बहुत ज़्यादा फार्मर को सब्सिडी देता है, ठीक है। अब जब सब्सिडी मिलती है तो नेचुरली उसका जो प्राइस है वो सस्ता होगा, कम कम होगा।
अब इनका प्राइस कम है, इट मीन्स के जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर है वीट राइस का प्रेशर, और चाइना, ठीक है, चाइना यहाँ पे सब्सिडी बहुत फार्मर्स को मिलती है। यहाँ पे प्राइस कंट्रोल नहीं करती गवर्नमेंट, पहले ही उनको पैसे दे देती है। तो इट मीन्स के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इनका प्राइस लो होगा, इंडिया के जो गवर्नमेंट खरीदती है उसका प्राइस क्या है, हाई। अब इंडिया जब एक्सपोर्ट करना चाहती है, एक्सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि इंडिया को फिर लो प्राइस करना पड़ेगा ताकि एक्सपोर्ट हो। ये बहुत बड़ा इशू है जो गवर्नमेंट देख रही है इस टाइम पे, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। अभी जो इशू क्या था कि जो बिहार के अंदर एक तो जो प्रोक्योरमेंट होती है वो ऑपरेशनल नहीं है, दूसरा मिडिल मैन का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। मिडिल मैन बीच में आ जाते हैं, वो बोलते हैं कि भाई हमें वो लो प्राइस पे खरीदते हैं और आगे हाई प्राइस के ऊपर बेचते हैं। आपको फार्मर को कुछ समझ नहीं आता यार कहाँ बेचूं मैं, है ना। तो नेपाल के अंदर जो क्या, नेपाल के अंदर क्यों बेच रहे हैं, नेपाल के अंदर देखते हैं। एक तो नेपाल सब्सिडी बहुत देता है, 65 पर क्विंटल दे रहा है, ठीक है। दूसरा, जैसे मान लो अब यहाँ पे सब्सिडी मिलती है, जो नेपालीज हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बिहार के फार्मर से जो शुगर केन वो ले लेते हैं और मिल वाले को दे के वहाँ से एक उसको स्लिप मिलती है जिससे गवर्नमेंट से जाके सब्सिडी ले लेते हैं, ये इशू है। दूसरा है कि जो नेपाल के अंदर शुगर केन की प्रोडक्शन वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। सो जो मिल वाले हैं उनको शुगर केन चाहिए, और बिहार के अंदर शुगर केन, ठीक है, तो वहाँ पे एक्सेस है तो वहाँ से सीधी नेपाल को चली जाती। ओके, तो आगे चलते हैं कि जो बिहार फार्मर्स आर लुकिंग टू सेल देयर शुगर केन इन नेपाल, यही उसी इशू को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने ये देख लिया कि नेपाल के अंदर क्यों बेच रहे हैं, अब ये देखते हैं कि बिहार के अंदर क्या इशू है। बिहार के अंदर देखो इशू क्या है, नंबर 1, बिहार जो शुगर इंडस्ट्री के अंदर पायनियर था, तो जो फर्स्ट शुगर मिल है 907 के अंदर, सहारन डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर। यहाँ पे आपने ये स्टेटमेंट पढ़ी, अब आप ये बताओ मुझे, इस स्टेटमेंट से आप 2 मिनट वीडियो को स्टॉप करके सोच भी सकते हो, क्या आपको कुछ ऐसा मिल रहा है यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि आपने 3 चीज़ें यहाँ पे देखनी है कि एक तो फर्स्ट जो शुगर मिल, आपके हिस्ट्री के नोट्स के अंदर एक और चीज़ होगी, जो फर्स्ट अपना कॉटन मिल, फर्स्ट जूट मिल, ये तीनों को एक जगह ही लिखना है। इसको आप ऑर्डर भी आ सकता है, इसकी आपको स्टेट भी आ सकती है, कौन सी, यहाँ पे 3 दे दिए, यहाँ पे 3 स्टेट दे दिए और उसका पूछ लिया कि मैच करो, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे करंटली जो अराउंड 20 जो मिल्स हैं वो बंद हो गई हैं, ओनली 9 आर रनिंग। ये आपको डेटा क्वेश्चन याद करना, मतलब आपको ये मेंस के अंदर लिखना है कि वहाँ पे जो मिल्स की है वो नंबर डिक्रीज हो रहा है और बंद हो रही हैं। नो लिंकेज बिटवीन शुगर प्राइस एंड शुगर केन प्राइस, ये हमें पता है, क्यों, क्योंकि प्राइस ऑफ शुगर केन हर साल बढ़ता है, एफआरपी देती है गवर्नमेंट, बट जो शुगर प्राइस है वो ऑलमोस्ट स्टेगनेंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी शुगर केन का वही इशू है, शुगर केन हमारी हाई प्राइस पे जा रही है। अब अगर आप यूपी के अंदर देखो, अभी फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यूपी के फार्मर को अभी वो जो उनकी शुगर केन के वो पैसे नहीं मिले, ठीक है, अब उनको कुछ मनी वगैरह नहीं मिली, तो क्योंकि शुगर केन जो मिल्स के पास भी इशू है, अब शुगर केन एक्सेस सप्लाई है लेकिन शुगर का प्राइस लो है। अगर मान लो इंडिया एक्सपोर्ट कर दे, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, इंडिया एक्सपोर्ट कर दे अगर शुगर, लेकिन आपको जानना होगा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी प्राइस लो है, तो वहाँ पे एक्सपोर्ट भी नहीं होता, यही इशू है। तो अभी जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने भी ये बोला था कि हमारे पास जो सरप्लस है, सरप्लस ही हमारी प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि पहले सरप्लस हमारे लिए बेनिफिशियल था, अभी हमारे लिए प्रॉब्लम बन गया, हम इतने पैसे कहाँ से दें, ठीक है। बिहार के अंदर अगर हम देखें तो जो उसकी रिकवरी है ना, शुगर केन टू शुगर, वो अराउंड 10 kg है, बट यूपी के अंदर वो 11-12 है। तो ये भी एक इशू है कि मिल्स वाले इतने काम नहीं कर रहे हैं। दूसरा है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की गई है। देन शुगर केन जो है कल्टीवेटेड एरिया जो 2.5 लाख हेक्टेयर इन बिहार, वो डिक्रीज हो गए 2.2 तक पहुंच गया है, ठीक है। ये आपके मेंस के अंदर आपने इशू डिस्कस करना है। थोड़ा सा एक क्विक रिव्यू लिख लेते हैं। फेयर एंड रिम्यूनरेटरी प्राइस, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर है, ठीक है। अब शुगर केन टू बी परचेज बाय मिल, अब शुगर केन जो किसानों से कौन ले रहे हैं, मिल वाले ले रहे हैं और पैसे पे कर रहे हैं, ठीक है। एफआरपी जो है उसको कौन डिक्लेयर करता है, रिकमेंड करता है सीएसीपी को, सीएसीपी रिकमेंड करता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इसका हेड है प्राइम मिनिस्टर, और ये डिक्लेयर कर देते हैं। ये इसका मतलब ये रिकमेंड करती है, ये कौन सी बॉडी हमारी है, एडवाइजरी बॉडी।
MSP का भी ऐसे ही प्रोसीजर है, CACP करता है और कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर को वो डिक्लेयर करती हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो स्टेट एडवाइस प्राइस है, ठीक है दोस्तों, तो स्टेट एडवाइस प्राइस भी जो है वो डिक्लेयर करती है स्टेट अपनी तरफ से, थोड़ा सा हाई होता है, जैसे पंजाब और यूपी या कुछ और एक दो स्टेट्स हैं, वो सारे ये स्टेट एडवाइस प्राइस डिक्लेयर कर देते हैं। FRP इज़ लिंक टू, जैसे रिकवरी ऑफ शुगर से लिंक है, ठीक है, उस हिसाब से, क्योंकि मिल का प्रॉफिट भी देखना है मिल वालों को, तो उस हिसाब से इसका प्रीमियम मिलता है फार्मर्स को। तो ये सारा उसका एक क्विक रिवीजन है हमारे पास। CACP का मैंने ऑलरेडी बता दिया, अटैच्ड ऑफिस है। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि एक दो चीज़ें याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, बस। दूसरा एडवाइजरी बॉडी, 2 वर्ड याद करने हैं और कुछ नहीं याद करना। ये मैंने फिर वर्कशीट आ गई हमारी दोस्तों, यहाँ पे FRP के बारे में आपने थोड़ा थोड़ा टू दी पॉइंट लिखना है, कौन डिक्लेयर करता है, कौन रिकमेंड करता है, ठीक है, ये सारा। और ये स्लाइटली इसका स्टैट्यूटरी स्टेटस है एज कम्पेयर टू जो MSP का स्टैट्यूटरी स्टेटस नहीं है, ठीक है। उसके बाद MSP के अंदर जो भी आपको न्यूज़ के अंदर अगर कोई पॉइंट मिलता है तो यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको क्या करना है, स्टेट और ईयर्स के बारे में आपको वो लिखना है। ओके, अब करते हैं GST जो राइज हो रहा है। अब GST देखो, GST जो एक प्राइम एग्जांपल है, इस बार भी UPSC के अंदर क्वेश्चन आया था फेडरल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में, कि जो सेंटर और स्टेट एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, देखो स्टेट के अंदर जो स्टेट को भी टैक्स की पावर थी वो भी अब सेंटर के हाथ में चली गई थी। पहली बार हुआ कि इतना ज़्यादा जो कॉपरेशन था, तो ये बहुत बड़ी एग्जांपल थी। मेंस के अंदर भी आपको क्वेश्चन आया इस साल कॉपरेशन के ऊपर। तो ये GST के अंदर अगर क्विक लिखें तो आर्टिकल 279, ठीक है, अमेंडमेंट, और प्रेसिडेंट को विदिन 60 डेज कमेंस बनाना था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमें बस इतना याद करना है, क्योंकि इसके ऊपर UPSC के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको हम डिटेल के अंदर इतना जाते नहीं हैं, है ना। तो अच्छा, अब बात करते हैं GST को। अब जैसे GST के अंदर डिफरेंट स्लैब्स हैं, उसको इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना, किस चीज़ को अंदर इंक्लूड करना है, किसको नहीं इंक्लूड करना, वो सारा हम देखते रहते हैं, है ना। तो वो सारा काम कौन करता है, तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है GST काउंसिल, ठीक है। तो GST काउंसिल दोस्तों, इसके अंदर अगर हम देखें तो GST काउंसिल के अंदर आपको टू दी पॉइंट ही रखना है और कुछ नहीं याद करना। एक तो चेयरमैन कौन है, चेयरमैन आपको वहाँ पे एग्जाम के अंदर प्राइम मिनिस्टर दे देता है, एक फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि नीति योग और इसके अंदर वो कंफ्यूज करेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर इसका चेयरमैन है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है। एज ए मेंबर इसका कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट विल बी इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस। तो ये रहेगा हमारा। स्टेट के अंदर चले जाते हैं, मिनिस्ट्री इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन और एनी अदर मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय ईच स्टेट। तो जो देखो ये एक काउंसिल है, ठीक है, तो इसके अंदर यूनियन के भी बंदे होंगे, स्टेट के भी होंगे। तो यूनियन के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर आ गया, ठीक है, और दूसरा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गया, ठीक है, यहाँ इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू हो गया, और स्टेट के अंदर जो भी है किसी भी बंदे को भेजेंगे वो चला गया, ठीक है। ये सारे बंदे देखो एक काउंसिल के अंदर बैठ गए। अब क्या होगा, अब बात करते हैं कि कोरम की, कि पहले ये कोरम होता है कि स्टार्ट, पहले ये स्टार्ट कब होगी, ठीक है। ये काउंसिल स्टार्ट तभी होगी जब टोटल मेंबर का 50% मेंबरशिप होगी। अगर 50% यहाँ पे प्रेजेंट है तो ये स्टार्ट होगी, अदरवाइज ये इसको बंद कर देंगे भाई, ठीक है, 1-2 दिन बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे जब 50% मेंबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 या 3 बैठ गए, जैसे BJP है गवर्नमेंट, तो यूनियन में फाइनेंस मिनिस्टर उसका चेयरमैन है और 2-3 BJP स्टेट के मेंबर बिठा के और स्टेट के, और वहीं पे उन्होंने सोल्यूशन निकाल दिया कि ठीक है GST ख़त्म, ठीक है, ये वाला इंक्रीज़ कर दिया, इसको डिक्रीज़ कर। ऐसा नहीं होगा, 50% रखा है इन्होंने। दूसरा, वोटिंग पावर, यहाँ पे भी देखो जो यूनियन को वोटिंग पावर है 1/3 दी गई है, ठीक है, और स्टेट को जो वोटिंग पावर है वो 2/3 है, ठीक है। ओके, अब कोई भी डिसीजन पास कब होगा, कोई भी डिसीजन पास तब होगा जब 75% हमारी, ठीक है, 75% हमारी वोट सपोर्ट होगी, तभी ही पास होगा कोई भी, ठीक है। तो ये बस इतने ही पॉइंट आपने याद रखने हैं, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये कौन सी अमेंडमेंट थी, 101 अमेंडमेंट थी, ठीक है, क्योंकि आपको जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो आपने ट्रेस करना है 99 से लेके और जितनी भी
आगे आ गई 101 होगी, 102 होगी, 3, 4, उन अमेंडमेंट के अंदर ये 4-5 क्योंकि रिसेंट रहती हैं, तो उसके अंदर आगे आपने लिखना है किसके अंदर क्या था, बस एक एक वर्ड, ताकि अगर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आए तो आपका आसानी से हो जाए। तो जब आप पॉलिटी अपनी पढ़ोगे तो इस बात वैसे भी आप पढ़ोगे, तो मैंने ये इससे लिंक कर दिया कि आपको ये करना। अब देखो ये इंडायरेक्ट टैक्स को आपको पता है कि ये इंडायरेक्ट टैक्स को ही रिप्लेस किया था, ठीक है। तो इंडायरेक्ट टैक्स के अंदर अगर हम देखें सेंट्रल सेल टैक्स, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जो मेनली हैं वो उन्होंने रिप्लेस किए। ये ऐसा यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है एक बार। तो लेकिन 5 हाइड्रोकार्बन इसको अभी रिप्लेस नहीं किया। एक दोनों के अंदर डिफरेंस है, मैं और बात करता हूँ आगे। लेकिन ये 5 हाइड्रोकार्बन है कौन कौन से, क्योंकि अभी जो डीजल पेट्रोल का इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हमें ये पता होना चाहिए। क्रूड ऑयल है, ठीक है, पेट्रोल है, देन हमारे पास डीजल आ गया, ठीक है, देन हमारे पास और क्या रह गया, नेचुरल गैस आ गया, एंड देन हमारे पास एविएशन फ्यूल। अब मेंस की बात करता हूँ। मेंस के अंदर अगर आपको मान लो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ गया, जैसे अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर आपको पता है कि सेंटर भी टैक्स लगा रही है, यहाँ से स्टेट भी अपना टैक्स लगा रही है ना। 32-33 रुपये सेंटर ले लेती है, अराउंड 20 रुपये स्टेट ले लेती है, तो 52 के अराउंड तो यही बन गए, ठीक है। तो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये उसके अंदर है नहीं, ठीक है। अब है नहीं तो जीएसटी के अंदर तो हम बोल सकते हैं हाँ अगर इंक्लूड कर दे तो मे बी थोड़ा वो नॉर्मलाइज हो जाए एज़ कम्पेयर, क्योंकि स्टेट भी अपने हिसाब से लगाती है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा इशू है जो एविएशन फ्यूल है, ये भी जो मोर देन 50% जो किसी भी जो फ्लाइट की है ना, जो उसका खर्चा है वो यहीं से आता है। बहुत ज़्यादा एविएशन फ्यूल के ऊपर वैट लगता है स्टेट के द्वारा, और इसी के इशू रहता है कि स्टेट बहुत ज़्यादा लगाती है और प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अब स्टेट के अंदर देखते हैं स्टेट के इंडायरेक्ट टैक्स दोस्तों कौन कौन से निकाले गए हैं। परचेज टैक्स ऑन व्हीकल एंड बोट, ऑक्टोराइज जो एंट्री होती है ऑफ गुड्स की, एडवर्टाइजमेंट टैक्स ऑन फॉर होर्डिंग, टैक्सेस ऑन लॉटरी गैम्बलिंग, एंटरटेनमेंट टैक्स ऑन सिनेमा, लग्जरी टैक्स ऑन होटल, ठीक है। नाउ स्टेट एक्साइज ऑन लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ये वर्ड याद रखना है आपने, ह्यूमन कंजप्शन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जो स्टेट की जो मेजर रेवेन्यू है वो मेजर रेवेन्यू में से एक है जो अपनी लिक्वर की, ठीक है। तो लिक्वर की सेल से बहुत ज़्यादा स्टेट को इनकम होती है, इसलिए उन्होंने जीएसटी के अंदर उसको नहीं रखा, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे 5 हाइड्रोकार्बन फ्यूल ये जीएसटी के अंदर है, लेकिन अभी इसको अप्लाई नहीं किया गया। मतलब यहाँ पे अगर जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है कि ये 5 हाइड्रोकार्बन है, इसको इंक्लूड कर दो जीएसटी के अंदर, हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो ह्यूमन ये आउट ऑफ जीएसटी है, इसके अंदर चाहे काउंसिल जो मर्जी करती रहे कि इसको हम इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये ओरिजिनली बिल्कुल ही बाहर है। तो यहाँ पर तो जीएसटी काउंसिल का जो डिसीजन है वो पेंडिंग है, और उसने अभी डिसाइड नहीं किया, उसने कुछ समय के लिए इसको बाहर रखा है, लेकिन ये जीएसटी के ही अंदर नहीं है। दोनों में डिफरेंस याद रखना प्री के लिए, ठीक है। आगे करते हैं दोस्तों जीएसटी कंपनसेशन। जीएसटी कंपनसेशन क्या है, जीएसटी अब देखो स्टेट ने ये बोला कि ठीक है हम अपनी पावर दे रहे हैं तुम्हें टैक्स के लिए, मान लो कल को हमें रेवेन्यू कम आया तो हम क्या करेंगे, तो उन्होंने बोला कि हम आज सेंटर ने क्या बोला कि हम आपको कंपनसेशन देंगे, हम आपको पैसा देंगे। क्या कंडीशन रखी कि गारंटीड कंपनसेशन मिलेगा, कब मिलेगा, अगर रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो 14% से कम हो, जिसका बेस ईयर 2015-16 था फॉर फर्स्ट 5 ईयर जो 2022 के अंदर एंड हुआ। जीएसटी कंपनसेशन पेड कहाँ से मिलेगी, जीएसटी कंपनसेशन सेंटर कहाँ से देगी, कंपनसेशन सेस एवरी 2 मंथ है ना। कंपनसेशन सेस से मतलब कंपनसेशन सेस से सेंटर जो कलेक्ट करेगी। अब कंपनसेशन सेस क्या है, ये डीमेरिट गुड्स जैसे टोबैको कैफिनेटेड है ना, और लग्जरी गुड्स जो बहुत ही महंगे महंगे है ना, उनके ऊपर जो ज़्यादा टैक्स लगता है वहाँ से पैसा इस सेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सेंटर जो स्टेट को पैसा देगी, कब पैसा देगी, जब उसका रेवेन्यू जो जो ग्रोथ है वो लेस देन 14% होगी, ठीक है, 2015-16 के बेस ईयर के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि अभी जैसे कोविड का टाइम था तो क्या आपको न्यूज़पेपर के अंदर अगर आपने कहीं पे सुना होगा, तो न्यूज़पेपर के अंदर क्या चल रहा है इशू के भाई स्टेट बोल रही है कि हमें मिला नहीं है। तो अभी जो सेंटर है वो लोन इशू कर रही है, उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि वो अभी मैच्योर हो रहा है टॉपिक पूरी फुल तरीके से। तो उसको हम आने वाले विदिन 1 वीक पूरा डिटेल के अंदर देखेंगे, एडिटोरियल के अंदर भी देखेंगे उसको, ठीक है।
तो अब स्टेट बोल रही है हमें पैसा नहीं मिला, तो स्टेट क्यों, अब सेंटर क्या बोल रही है कि हमारे पास जो रेवेन्यू कम आया है, सेंटर के पास अगर मान लो टैक्स कलेक्शन कम हो, तो सेंटर के पास जब टैक्स कलेक्शन कम होगी तो जीएसटी कंपनसेशन सेस भी कम हो जाएगा, है ना। अब सेस कम हो गया तो इसका मतलब वो स्टेट को कैसे पैसा दें, तो ये इशू है, इसको हम डिटेल में अंदर जब एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब ये हमने फिल करनी वर्कशीट आ गई, ठीक है। अबाउट इसके बारे में टैक्स कौन कौन से सब्सिड्यूड किए गए हैं, सेंटर के कौन से, स्टेट के कौन से, जीएसटी कंपनसेशन क्या है, ठीक है, और जीएसटी काउंसिल की कंपोजिशन क्या है। जैसे आपको लिखोगे, आप यहाँ पे डालोगे CFM चेयरमैन, उसके बाद ऐसे लाइन डाल देना, ठीक है, ओके। देन आपको क्यू डाल दोगे, कोरम कितना है, देन वोटिंग, ठीक है, ऐसे बस इतना ही आपने लाइन लाइन डाल के लिखते नहीं, आपकी क्विक रिवीजन हो जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। चाइनीज साइबर अटैक थ्वाटर्ड, मिनिस्ट्री बोला कि ये क्या इशू क्या है, चलो देखते हैं। देखो चाइनीज साइबर अटैक के बारे में आपको पता है कि वो चाइना कोई ना कोई साइबर अटैक करता रहता है, क्योंकि उसने हैकिंग और ये सारे इश्यूज के अंदर बहुत ज़्यादा ही वो माहिर है, बोलते हैं टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। तो यहाँ पे जो हमारा पावर सेक्टर है, जो रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर होता है, उसके अंदर वो अटैक करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के अंदर वो मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो आपको मालवेयर की डेफिनेशन यूपीएससी के अंदर नहीं आएगी, बट आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अंदर जो भी वायरसेस, रैंसमवेयर, जो रैंसम मांगते हैं ना, स्पाईवेयर है, एंड ये सारे जो इंक्लूड आ जाते हैं, तो एक जो टर्म बनती है जिसको हम मालवेयर बोलते हैं। अब इंडिया के अंदर जैसे पहले एग्जांपल के अंदर चलते हैं, ये यहाँ पे देखो जो रीसेंट अटैक हुए हैं, ये यूपीएससी के अंदर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, इसके ऊपर आया था, पेटिया के ऊपर वो ऑप्शन था कि यूपीएससी ये पूछ लेती है कौन कौन से बताओ कि कौन कौन से अपने ये हैं मालवेयर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आपको 4-5 नाम दिए होंगे जो रिसेंटली हुए हैं, तो इसके अंदर हम नाम देख लेते हैं। एक वाना कराई है, ठीक है, ये भी रैंसम। देखो एक पेट्रो भी है, ठीक है, तो एक करेंसी भी है और एक ये पेटिया है। यहाँ पे यूपीएससी ने कंफ्यूज किया था, तो आपने ये याद रखना है कि वाना कराई जो है, तो वो उसने बहुत सारे जो इंडिया के अंदर भी बैंक्स के अंदर भी अटैक किया है। लेकिन आपको ये, इसको अगर आप नहीं भी याद करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये याद करना है मालवेयर के नाम कौन कौन से। देन मिराई बॉटनेट मालवेयर अटैक है, ठीक है, ये भी हुआ। उसके बाद पेटिया रैंसमवेयर, ठीक है, सी पोर्ट के ऊपर। देन डी ट्रैक, अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर था, ये कुंदनकुलम हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ पे अटैक हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। एंड पेगासस है, ठीक है, ये इजराइल का है, NSO, तो ये भी न्यूज़ के अंदर था। तो ये आपको सिर्फ नाम याद कर लो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और कुंदाकुलम वाला जो इसका आपको डी ट्रैक, इसका नाम पूरा पता होना चाहिए और किस, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत। अगर आप, एक और था स्टक्सनेट, जो ईरान के ऊपर अटैक था, तो वो स्टक्सनेट को इसके कंपेयर करके देखते हैं। आगे मैं आपको एडिटोरियल बताऊंगा आज का एक, उस कंटेक्स्ट के अंदर मैं इसके थोड़ी सी आपको डिटेल बताऊंगा, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा, सॉरी, तो हम पहले चलते हैं वहाँ पे, बेसिक के अंदर मालवेयर हो गया। तो अब इंडिया के अंदर एजेंसी है, ठीक है, एजेंसी भी होगी। तो एजेंसी कौन सी है हमारे पास, एजेंसी है हमारे पास सर्ट इन। बस इसके बारे में क्या याद करना है, आप देखो बहुत बार क्या करते हैं हम पूरा लिख लेते हैं और उसके बाद हमें पता नहीं चलता क्या याद करना है क्या नहीं याद करना। तो हमने याद करना है कौन सी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं मेती, ठीक है। देन रीसेंट अमेंडमेंट, IT अमेंडमेंट एक्ट जो सर्टेन था, वो उसने क्या, इसका काम क्या है, सिर्फ इतना याद रखना, रिसेंट जो IT अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू इसको काम दिया गया, कलेक्शन, एनालिसिस, डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन साइबर इंसिडेंट। मान लो जैसे आपकी कोई कंपनी है, आपके पास कोई कंपनी है, अब इस कंपनी के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपको लगता है यार मालवेयर ने अटैक कर दिया है, तो आप इसको सर्टेन को इन्फॉर्म कर सकते हो विद इन टाइम कि हाँ, तो वो इंक्वायरी कर लेगी, ठीक है, ये इसका काम है। उसके बाद चलते हैं कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या कोई ऐसी बॉडी है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो है बुदापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम। इसके अंदर आपको एग्जाम के अंदर 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। देखो, एक तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो एड्रेस करती है इंटरनेशनल साइबर क्राइम को, ठीक है।
दूसरा सोल लीगल। अब देखो आपको बात बहुत बार किसी ने बताई होगी कि एक्सट्रीम जो स्टेटमेंट होती हैं वो हम निगलेक्ट करते हैं। तो ऐसा मैंने जो कल वीडियो थी उसके अंदर बताया था कि जो एनवायरनमेंट के अंदर एप्लीकेबल हो जाती हैं, लेकिन बाकियों के अंदर एप्लीकेबल करनी इतनी आसान नहीं होती। ठीक है, स्पेशली जो पॉलिटी है या कोई बॉडी है, तो यहाँ पे सोल लीगली बॉडी है, बाइंडिंग है। ये अगर आपको स्टेटमेंट आती है, आप एक्सट्रीम स्टेटमेंट के हिसाब से इसको गलत करते हो और आपको जान की खुशी होगी कि आपका भी गलत होता। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन, जो अगर दूसरी स्टेटमेंट यूपीएससी दे सकती है कि ये अपनी बॉडी यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है, गलत है। ये काउंसिल ऑफ यूरोप की है, ये वर्ड याद रखना है, यूरोप की है ये याद रखना है, इसको भूलना मत, या यूएन डाल देगा वो। उसके बाद तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने याद करनी है प्री के लिए, नॉट इंडिया इज़ नॉट सिग्नेटरी। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर एक क्लॉज है कि जो इन्फॉर्मेशन है एक कंट्री की दूसरी कंट्री से हम शेयर करेंगे, तो इंडिया बोलता है कि नहीं, यहाँ से प्राइवेसी का इशू आ जाएगा, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन हम इशू नहीं करेंगे, तो इसलिए इंडिया ने इसको अपोज किया। अभी रिसेंट जो हुआ था मीटिंग, उसके अंदर इंडिया ने जो रशिया का इनिशिएटिव है जो साइबर क्राइम के लिए, उसको सपोर्ट किया है इंडिया ने। इंडिया ने बोला ये वाला ठीक है, और ये जो यूरोप का है इसको इंडिया ने बोला ये नहीं, ये ठीक नहीं है। ओके, और इंडिया ने इसके अंदर क्या क्या काम किया है, इंडिया के अंदर और क्या क्या हुआ है। एक साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया हमने, बॉटनेट क्लीनिंग है, मालवेयर एनालिसिस सेंटर, बस इतना ही आपको वर्ड याद रखना है। अब जिस सिर्फ साइबर स्वच्छता के अंदर काम क्या है इसका, प्रोविजन फॉर डिटेक्शन ऑफ मलेशियस प्रोग्राम, बस खत्म। साइबर सुरक्षित भारत योजना कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ MEIT, बस इतना याद रखो, MEIT। ठीक है, अवेयरनेस काम क्या है इसका, ठीक है, अवेयरनेस। देखो अगर मान लो यूपीएससी दो स्टेटमेंट देता है आपको, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। पहली स्टेटमेंट बोल रहा है साइबर सुरक्षित भारत योजना जो है वो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के अंदर है। सेकंड इसका काम क्या है, ये साइबर क्राइम के को कम करने के लिए हेल्प करती है। तो देखो सेकंड स्टेटमेंट आपको नॉर्मली जर्नल आएगी, ये क्योंकि जनरल रहती है स्टेटमेंट, तो वो ऑलमोस्ट सही होती है किसी बॉडी के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट जो मिनिस्ट्री होती है वहाँ पे ही प्रॉब्लम होती है, सिर्फ आपको मिनिस्ट्री याद करनी है, इसलिए मैं बोलता हूँ उतना ही, क्योंकि टोटल इन्फॉर्मेशन आपके पास इतनी ज़्यादा हो जाएगी आपको उस टाइम पे समझ नहीं आएगा क्या करें। सिर्फ टू दी पॉइंट, और वही एक आर्टिकल में 2 या 3 लाइन होती हैं प्री के लिए जो हमने याद करनी होती है, बस वही आपने याद करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करनी। आपका देखो, आप देखोगे आपका काम आधा हो जाएगा। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, अब ये देखो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। यहाँ पे आप देखो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, अगर वो बोले कि ये मेथी के अंदर है, तो यहाँ पे आपको लगेगा यार ठीक है ये साइबर के बारे में है, वो वहीं पे थी, नहीं, ये गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको रखा गया यहाँ पे कॉम्बैट साइबर क्राइम इन इंडिया, तो वो काम है उसका। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे वो सारा लिखा गया है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उसको रिसेंट, जैसे अटैक का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, तो आपने यहाँ पे वानाक्राई और पेटिया ऐसे, ठीक है, पेगासस, सिर्फ ऐसे करके ऐसे नाम लिख देना है, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। लास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो एडिटोरियल है, आपको पता है कि ये संडे को हमारा मैराथन सेशन होगा, उसके अंदर हम पूरी डिटेल के अंदर जाएंगे। 2 3 4 जो आर्टिकल हैं, जैसे मीडिया के ऊपर बहुत आर्टिकल आ चुके हैं, उन सभी को कंपाइल करेंगे, तो वो हमारा रहेगा। लेकिन अभी आपने कैसे पढ़ा है, मैंने बस वो डिस्कस करना है आपसे कि वाइटल बट डेलिकेट। देखो ईरान डील, अब आपने क्या करना है, इसको देखना है ईरान डील का रीज़न क्या था, क्या आपके पास पता है? अगर नहीं पता तो उसको ढूंढ लो, नहीं तो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जेसी पुआ आया, ठीक है, जो एग्रीमेंट किया था उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया, और ईरान ने यहाँ पे जो इशू जो स्टार्ट हुआ है वो एनरिचमेंट, ठीक है, जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट से स्टार्ट हुआ था, कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का इशू क्या था, ये हमने देखना है कि कितने % के ऊपर हम न्यूक्लियर बम बना सकते हैं। ठीक है, वो सारा हमने देखना है, उसी को लेकर इशू था। और स्टक्सनेट जो है उसने ही सब कुछ रिवील किया था, वो हम हिस्ट्री उठा के और इसको लेकर चलेंगे आगे आगे। लोन वेवर रेन, अब लोन वेवर की बात की है, लोन वेवर के अंदर हम जो इशू है
पॉलिटिकल थोड़ा सा है टॉपिक, लेकिन जो आपको मेंस के अंदर ये काम करेगा कि जो लोन वेवर देते हैं ना इलेक्शन जीतने के लिए, लोन माफ़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन जो आपका फिजिकल डेफिसिट वो इंक्रीज हो रहा है, आपके गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट लेकिन पॉलिटिकल इशू के लिए हम जो इकोनॉमिक एंगल उसको देख नहीं रहे, तो उसके बारे में है ये। उसके आगे जो एक और आर्टिकल है वो है अनयूजुअल न्यू कोड वन मीडिया। ये 2-3 दिन से यही आर्टिकल चल रहे हैं, तो इसको हम सभी को कंपाइल करके देख लेंगे। कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट, ये पाकिस्तान के ऊपर है कि ब्लैक लिस्ट को ऐड किया। देखो, एक होती है ग्रे लिस्ट, एक होती है ब्लैक लिस्ट, ठीक है। तो जैसे मान लो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो, ये कंट्री को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट करती है। पहले मान लो अगर उसने पूरा जो टेररिज्म को पैसा जा रहा है ना, उसको फाइनेंस कर रही है कोई कंट्री, तो अगर वो फाइनेंस कर रही है तो हम देखेंगे कि उसको ग्रे लिस्ट के अंदर डालें, क्योंकि वो टेररिज्म के अगेंस्ट काम नहीं कर रही। तो पाकिस्तान को पहले भी ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया था, उसके बाद फिर डाला गया है ग्रे लिस्ट के अंदर, और अब उसको ग्रे लिस्ट के बाद अगर फिर भी वो ना माने तो उसको ब्लैक लिस्ट के अंदर रखा जाता है। उसके रिगार्डिंग ये है, तो उसको इस कंटेक्स्ट के अंदर आपने पढ़ना है, यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या अब हम जो उस दिन डिस्कशन करेंगे, क्या जब पहले बार पाकिस्तान जो ग्रे लिस्ट के अंदर था, क्या उसके जो इसका इम्पैक्ट क्या होता है ग्रे लिस्ट के अंदर डालने का, कि अगर मान लो कोई कंट्री ग्रे लिस्ट के अंदर है, उसको जो इंटरनेशनल जो जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वहाँ से लोन मिलना कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या जब पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट के अंदर था, उसको लोन मिलना कम हो गया है, था या नहीं? ये एंगल आप हम डिस्कस करेंगे, को नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाएंगे। मास्टर द रोस्टर कोलेजियन सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। तो जो एनजैक गवर्नमेंट लेके आई थी, जो कोर्ट ने बोला था ये ठीक नहीं है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इसके अंदर, तो कोलेजियन सिस्टम को ख़त्म करने की बहुत बार कोशिश हो चुकी है, ठीक है। तो इसका एनालिसिस भी हम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आज के लिए इतना ही है। तो आपने क्या करना है कि जो हमने प्री क्योर से एक नेक्स्ट लेवल है जो हमने स्टार्ट किया था, तो आपने इसी को फॉलो करना है, और जब PDF पढ़ोगे वो सब्जेक्ट वाइज ही आपको मिलेगी, ठीक है, जो वीकेंड पे है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।